हेलो मेरे प्यारे लिटिल सुपरस्टार्स, आप सब आज कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश और सुपर एनर्जेटिक महसूस कर रहे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर की दुनिया से एक जादुई शब्द सीखने जा रहे हैं। ये शब्द सुपर इजी और सुपर फन है। और आप जानते हैं क्या? आपको पहले से ही ऐसे हजारों जादुई शब्द आते हैं। इस जादुई शब्द का नाम है नाउन। मेरे साथ बोलिए, NOUN, नाउन। एक नाउन बस एक नेमिंग वर्ड है। आपके आसपास हर चीज का एक नाम होता है। आपका नाम, मेरा नाम, आपके पसंदीदा खिलौने का नाम, आपके पालतू जानवर का नाम, ये सभी नाम नाउन है। तो नाउन क्या है? एक नाउन किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग का नाम है। अभी जिस कमरे में आप हैं, बस चारों ओर देखिए। क्या आपको एक बेड दिख रहा है? बेड एक नाउन है। क्या आपको एक विंडो दिख रही है? विंडो एक नाउन है। क्या आप एक फोन पकड़े हुए हैं या एक चेयर पर बैठे हैं? फोन और चेयर दोनों नाउन है। ये वह नाम है जो हम किसी चीज को देते हैं ताकि हम उसके बारे में बात कर सकें। कल्पना कीजिए, अगर चीजों के नाम न होते, आप एक ग्लास पानी कैसे मांगते, या आप अपनी मॉम को कैसे बताते कि आप अपनी रेड कार से खेलना चाहते हैं? देखा, नाउन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन्हें हर समय इस्तेमाल करते हैं बिना यह जाने भी। जब आप उठते हैं तो आप अपने रूम में होते हैं, रूम जो एक नाउन है। आप अपनी मॉम या डैड को गले लगाते हैं, दोनों नाउन है। आप ब्रेकफास्ट एक टेबल पर खाते हैं, फिर आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं। देखा, आपकी पूरी दुनिया नाउन से भरी है। वे हर चीज पर छोटे लेबल्स की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि वह क्या है। तो जब भी आप किसी भी चीज का नाम लेते हैं, आप एक नाउन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप पहले से ही एक नाउन एक्सपर्ट हैं। आइए आज ऑनफिशियल नाउन एक्सपर्ट्स बने। ठीक है मेरे छोटे चैंपियंस, क्या आप अगले लेवल के लिए तैयार हैं? हम जानते हैं कि एक नाउन एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाउन्स की अलग अलग फैमिलीज होती हैं? आज हम नाउन्स की 5 सुपर फैमिलीज के बारे में जानेंगे। ये फैमिलीज हैं पर्सन्स, पीपल, प्लेसेस, लोकेशंस, एनिमल्स, क्रीचर्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और एक स्पेशल जिसे फीलिंग्स या आइडियाज कहते हैं। आइए इन्हें 5 सुपर फैमिलीज कहते हैं। पहली फैमिली पर्सन फैमिली है। यह एक बहुत बड़ी फैमिली है। कोई भी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जो एक पर्सन है, वो एक नाउन है। उदाहरण के लिए बॉय, गर्ल, डॉक्टर, फार्मर, बेबी, रोहन। प्रिया दूसरी सुपर फैमिली प्लेस फैमिली है। इसमें उन सभी प्लेसेस के नाम शामिल हैं जहां आप जा सकते हैं या मैप पर देख सकते हैं। आप रहने कहाँ जाते हैं? स्कूल। आप खेलने कहाँ जाते हैं? पार्क, हाउस, हॉस्पिटल, मार्केट, जगहों के नाम सब प्लेस नाउन्स हैं। तीसरी और चौथी फैमिलीज बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एनिमल और थिंग। एनिमल फैमिली सभी क्रीचर्स से भरी है, बड़े और छोटे। लायन, टाइगर, कैट, डॉग, बर्ड, फिश, एलिफेंट। अब एक छोटे एनिमल के बारे में सोचिए, एक एंट या एक बी। थिंग फैमिली में वे सभी ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल, बॉल, कंप्यूटर, कार। हमारे घर में ज्यादातर नाउन्स थिंग फैमिली से जुड़े होते हैं। शूज, शर्ट, बाइसाइकिल, स्पून, शार्पनर। अब हमारी स्पेशल फैमिली के लिए फीलिंग्स या आइडियाज। ये ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे लव, हैप्पीनेस या एंगर भी नाउन है। जब आप कहते हैं आई फील हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस नाउन है। जब कोई काइंडनेस दिखाता है, काइंडनेस एक नाउन है। वे फीलिंग्स के नाम हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग। ये हमारी 5 फैमिली है। ये बहुत आसान है। अब चलो एक गेम खेलते हैं। तैयार हो जाओ, हम नाउन डिटेक्टिव बनेंगे। आपने आज बहुत कुछ सीखा है मेरे सुपर स्टूडेंट्स। अब एक गेम खेलने का समय है। क्या आप एक नाउन डिटेक्टिव बन सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, द डॉग प्लेड विद अ बॉल इन द गार्डन। क्या आप नाउन्स खोज सकते हैं? सोचिए फैमिलीज के बारे में, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। डॉग एक एनिमल है, बॉल एक थिंग है और गार्डन एक प्लेस है। अगला सेंटेंस, माई टीचर रीड्स अ बुक इन दी क्लासरूम। अपना समय लीजिए। टीचर, पर्सन, क्लासरूम, प्लेस, बुक, थिंग थोड़ा ट्रिकी वाला। द गर्ल फेल्ट हैप्पीनेस। यहाँ नाउन्स क्या है? गर्ल, पर्सन और हैप्पीनेस एक फीलिंग नाउन। आप बहुत स्मार्ट हैं। आप अब प्रोनाउन डिटेक्टिव हैं। हमने सीखा नाउन इक्वल साइन नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग। इन्हें अपने आसपास ढूंढते रहें। मुझे आप पर बहुत गर्व है। सीखे रहें, चमकते रहें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय। चलो सीन समझते हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या हाल है? आज हम अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जिससे लोग फालतू में डरते हैं। टॉपिक है प्रोनाउन। सिंपल भाषा में समझो, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह लेता है।
किसी भी चीज, इंसान या जगह का नाम, जैसे राम दिल्ली टेबल, तो प्रोनाउन इन नामों की जगह यूज होता है। सोचो, अगर मैं बार बार बोलूं राम मेरा दोस्त है, राम स्कूल जाता है, राम क्रिकेट खेलता है, एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है, इससे बचने के लिए ही प्रोनाउन का सीन है। वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, यहां वो ने राम की जगह ले ली। इससे सेंटेंस भी छोटा हो गया और सुनने में भी अजीब नहीं लगा। बस यही प्रोनाउन का कमाल है। तो चलो इसको और डीप में समझते हैं। प्रोनाउंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। ये 3 टाइप के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। मैं बोल रहा हूं तो आई, तुम सुन रहे हो तो यू, और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो ही स्लैश शी स्लैश इट स्लैश दे। मान लो मैं हर्ष आपसे बात कर रहा हूं अपने दोस्त रोहन के बारे में। आई एम मेकिंग अ वीडियो, यू आर वॉचिंग इट, ही इज माई फ्रेंड। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउंस पर। ये बताते हैं चीज किसकी है। इंग्लिश में माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। ये सेंटेंस के एंड में आते हैं और इनके बाद कोई नाउन नहीं लगता। एग्जाम्पल, दिस फोन इज माइन, दैट हाउस इज देयर्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर नाउन से पहले आते हैं। दिस इज माई फोन। अगला नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो वापस रिफ्लेक्ट करे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स। इनका यूज तभी होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। एग्जाम्पल, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, ही हर्ट हिमसेल्फ। ये एम्फसाइज करने के लिए भी यूज होते हैं। आई माई सेल्फ कुक्ड द डिनर। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इशारा करके बताने वाले। दिस पास्ट सिंगुलर, दैट दूर सिंगुलर, दीज पास्ट प्लूरल, दोज दूर प्लूरल। पास है तो दिस दीज, दूर है तो दैट दोज। अगर नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। दिस शर्ट इज नाइस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला टाइप है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सवाल पूछने वाले। हु, कौन, हुम, किसको, हुज, किसका, विच, कौन सा, व्हाट, क्या। इन्हें वो वर्ड्स भी कहते हैं। हु इज एट द डोर, हुज पेन इज दिस, विच वन शुड आई बाय, व्हाट आर यू डूइंग। अब सबसे इंटरेस्टिंग इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो स्पेसिफिक नहीं होते। कॉमन वंस, somebody, someone, anyone, nobody, everybody, something, anything, nothing, everything, many, few, several. Examples: somebody stole my wallet. Is anybody home? Many were invited but few came. Quick revision: personal, possessive, reflexive, demonstrative, interrogative, indefinite. I, you, he, she, it, we, they, mine, yours, myself, this, that, who, what, someone, anyone. Tip 1, check pronoun noun agreement. Students, they. Tip 2, I has subject, me hai object. Example, I am going. He gave the book to me. Tip 3, practice. English movies, songs, notice pronouns, make short sentences. रट्टा मत मारो, बस यूज करो, छोटे सेंटेंसेस बनाओ। This is my pen, it is blue, that pen is yours. तो ये था प्रोनाउन का पूरा ज्ञान। बाकी टेंशन मत लो, अपुन है ना। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। तो वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी काम बताता है, यानी एक्शन या अवस्था, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। सोचिए, जब भी आप कुछ करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, वर्ब ही सेंटेंस को जान देता है, उसे एक मतलब देता है। अब जब हम जानते हैं कि वर्ब्स क्या हैं, तो चलिए कुछ कॉमन वर्ब्स देखते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पहला वर्ब है ईट, यानी खाना। दूसरा है ड्रिंक, मतलब पीना। तीसरा वर्ब है स्लीप, यानी सोना। ये वर्ब्स बहुत बेसिक हैं और इन्हें याद करना बहुत आसान है। जैसे गो मतलब जाना और कम यानी आना। रीड मतलब पढ़ना और राइट यानी लिखना। वॉक, रन, टॉक, लिस्टन, वॉच, प्ले, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यानी वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। आई लिसन टू म्यूजिक, मतलब मैं संगीत सुनता हूँ। माई फादर वॉक्स इन द पार्क, यानी मेरे पिता पार्क में टहलते हैं। द टीचर टीचर्स इंग्लिश, यानी शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इन सभी शब्दों को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप इन्हें बोलेंगे, उतनी जल्दी ये आपको याद हो जाएंगे। इंग्लिश में वर्ब्स के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार हैं: एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले एक्शन वर्ब्स, ये किसी एक्शन या काम को दिखाते हैं। द हॉर्स जंप्स ओवर द फेंस। इस वाक्य में
जंप्स एक एक्शन वर्ब है। दूसरा प्रकार है लिंकिंग वर्ब्स। ये सब्जेक्ट को उसके बारे में दी गई जानकारी से जोड़ते हैं। उदाहरण is, am, are, was, were, she is a doctor, the flowers are beautiful। तीसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब्स। ये मेन वर्ब की मदद करते हैं। उदाहरण has, have, do, does, will, can, should। अगर वे अकेले आते हैं तो लिंकिंग वर्ब, अगर किसी वर्ब के साथ आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। He is smart versus he is reading। इन तीनों टाइप्स को समझना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। प्रैक्टिस में इन्हें अलग अलग पहचानना शुरू करिए। वर्ब्स की एक बहुत खास बात यह है कि वे टेंस यानी काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ, अतीत, वर्तमान या भविष्य। हम वर्ब प्ले लेते हैं। अगर मैं अभी खेल रहा हूं तो मैं कहूंगा आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यह रूटीन एक्शन को दिखाता है। अगर मैंने कल खेला था तो प्ले बदलकर प्लेड हो जाएगा। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ज्यादातर वर्ब्स में पास्ट बनाने के लिए अंत में ईडी जोड़ देते हैं। वॉक, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड। भविष्य में होने वाले काम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। दे विल कम टू द पार्टी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। कुछ वर्ब्स ईड रूल फॉलो नहीं करते। इन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। उदाहरण go, went, eat, ate, see, saw, write, wrote। I went to Delhi last year। इन irregular verbs की लिस्ट होती है। प्रैक्टिस से ये याद हो जाते हैं। टेंस के अनुसार वर्ब बदलना इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, ईडी, इरेगुलर, फ्यूचर, विल। वर्ब्स को सीखना और याद रखना आपके इंग्लिश जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकता है। यहाँ कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहला टिप, अपने आसपास की दुनिया को वर्ब्स की नजर से देखें। कोई चल रहा है, वॉक। कोई हंस रहा है, लाफ। कोई पढ़ रहा है, रीड। दूसरा टिप, वर्ब फॉर्म्स की प्रैक्टिस करें। नोटबुक में कॉलम्स बनाइए। इरेगुलर वर्ब्स के लिए फ्लैश कार्ड्स और 3 रूप याद रखें। गो, वेंट, गॉन। तीसरा टिप, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मोबाइल एप्स और क्विजेस। दिन में 10-15 मिनट भी बहुत फर्क पड़ेगा। इंग्लिश सॉन्ग्स सुने और स्टोरी बुक्स पढ़कर वर्ब्स अंडरलाइन करें। जितना ज्यादा आप वर्ब्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे वे मजबूत होंगे। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियां सीखने का हिस्सा है। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अंग्रेजी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो एडजेक्टिव्स वो शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी देते हैं। नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम। एडजेक्टिव हमें उस नाउन की विशेषता बताता है, जैसे वो नाउन कैसा दिखता है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है या वो कितना है। ये शब्द हमारे वाक्यों को और भी स्पष्ट और सुंदर बना देते हैं। चलिए अब हम एडजेक्टिव्स के पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसका हिंदी में मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। गुण, दोष, रंग, आकार या स्थिति के बारे में बताते हैं। ये व्हाट काइंड ऑफ या कैसा वाले सवाल का जवाब देते हैं। जब आप किसी चीज या इंसान के बारे में बताना चाहते हैं कि वो कैसा है, तब आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ सरल उदाहरण देखते हैं। अगर मैं कहूं वह एक ईमानदार महिला है, तो यहां पर ईमानदार शब्द उस महिला की गुणवत्ता बता रहा है। एक और उदाहरण, मुंबई एक बड़ा शहर है, आसमान नीला है, यह कॉफी गर्म है। उसने एक मजेदार कहानी सुनाई। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल करके आप अपनी अंग्रेजी को बहुत ज्यादा भावपूर्ण बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 और महत्वपूर्ण प्रकार के एडजेक्टिव्स सीखते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पहले बात करते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसका हिंदी में मतलब है परिमाणवाचक विशेषण। ये एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि कोई चीज कितनी मात्रा में है। ये हाउ मच या कितना वाले सवाल का जवाब देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एडजेक्टिव्स उन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। इन्हें हम 1, 2, 3 करके नहीं गिन सकते। चलिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, जग में थोड़ा पानी है,
उसे बहुत ज्ञान है। मैंने पर्याप्त चावल खाए। सम, लिटिल, मच, इनफ। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की। अब जब आप एडजेक्टिव्स के कुछ प्रकार समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि हम अपनी रोज की जिंदगी में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह एक खूबसूरत सुबह है। चाय गरम है, टोस्ट कुरकुरा है। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आपने एक शानदार प्रस्तुति दी है। यह फोन उस वाले से सस्ता है। उस वाले का कैमरा बेहतर है। मुझे एक नीली शर्ट चाहिए, बड़े साइज में। एक अच्छे लड़के बनो। वह एक शरारती हरकत थी। फिल्म बहुत दिलचस्प थी। वह एक उबाऊ फिल्म थी। मेरा पेट भर गया है। मुझे नींद आ रही है। ये सभी शब्द गुड, नॉटी, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, फुल, स्लीपी एडजेक्टिव्स हैं। इसलिए एडजेक्टिव्स को अंग्रेजी का मसाला कहना गलत नहीं होगा, जो हर वाक्य को स्वादिष्ट बना देता है। तो आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि एडजेक्टिव्स यानी विशेषण वो शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करते हैं। ये हमें उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जैसे उसका रंग, आकार, गुणवत्ता या संख्या। एडजेक्टिव्स हमारे वाक्यों में कैसा और कितना जैसे सवालों का जवाब देकर उन्हें और भी अर्थपूर्ण बना देते हैं। हमने एडजेक्टिव्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में भी जाना। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जब भी आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ें, चाहे वो अखबार हो, कोई कहानी की किताब हो या इंटरनेट पर कोई लेख हो, उसमें एडजेक्टिव्स को ढूंढने की कोशिश करें। एक नोटबुक बनाएं और उसमें नए एडजेक्टिव और वो किस नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है उसे लिख लें। एंट्रीज लाइक सनी डे, ब्रेव सोल्जर, डिलिशियस पिज्जा, अ डिलिशियस मील, अ थ्रिलिंग एडवेंचर। ऐसा करने से आपकी शब्दावली बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सा एडजेक्टिव किस स्थिति में इस्तेमाल करना है। यह एक सरल सी आदत आपकी अंग्रेजी को अगले स्तर पर ले जाएगी। अभ्यास करते रहे। धन्यवाद। अगले पाठ में मिलते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो सारे? आज अपुन एकदम फाड़ू टॉपिक लेके आया है, प्रीपोजिशंस। अब यह नाम सुन के टेंशन नहीं लेने का। बहुत लोग सोचते हैं, यार अमित भाई, यह ग्रामर वामर अपने बस का नहीं है। पर मैं कहता हूं, सब अपने बस का है, बस समझने का तरीका आना चाहिए। तो यह प्रीपोजिशन क्या चीज है? सोचो, प्रीपोजिशन एक छोटा सा गोलू है जो सेंटेंस में रिश्ते बनाता है। ये वो शब्द होते हैं जो बताते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज से क्या कनेक्शन है। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, मैं घर में हूं, इसमें नीचे और में ही तो प्रीपोजिशन है। सिंपल है ना? अब तुम सोच रहे होगे, अमित भाई ठीक है, समझ गया प्रीपोजिशन क्या है, पर इसका इतना हवा क्यों बना रखा है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सुनो मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन इंग्लिश का जीपीएस है। जैसे जीपीएस तुम्हें बताता है कि कहां जाना है, कितनी दूर है, वैसे ही प्रीपोजिशन सेंटेंस में बताता है कि कोई चीज कहां है, कब है या किधर जा रही है। बिना प्रीपोजिशन के हर सेंटेंस गुमशुदा लगेगा। अगर तुमने इन की जगह ऑन लगा दिया तो पूरा मतलब ही बदल जाएगा। जैसे आई एम इन द कार, मैं कार के अंदर हूं, अलग। आई एम ऑन द कार, मैं कार के ऊपर हूं, बिल्कुल अलग। यहां प्रीपोजिशन ही क्लैरिटी लाएगा। तो चलो शुरू करते हैं पहले टाइप से जगह के प्रीपोजिशंस, यानी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। यह वो शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई चीज या इंसान कहां है। सबसे पहले बात करते हैं इन की। इन का मतलब होता है अंदर या में। जब कोई चीज किसी बंद जगह के अंदर हो, जिसके चारों तरफ बाउंड्री हो, तब हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कमरा, बॉक्स, कार, देश, शहर। एग्जाम्पल, द कीज आर इन द बॉक्स, चाबियां बॉक्स के अंदर हैं। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। द फिश इज इन द वाटर, मछली पानी में है। अब आते हैं ऑन पर। ऑन का मतलब होता है पर या के ऊपर, किसी सतह के ऊपर रखी हो और उससे टच कर रही हो। द बुक इज ऑन द टेबल, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, खाली जगह भरो। द कैट इज स्लीपिंग अंडरस्कोर 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 द रूफ, करेक्ट। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द रूफ। फाइनली बात करते हैं एटी की। इसका इस्तेमाल हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के लिए करते हैं। आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, समवन इज एट द डोर। आई लिव एट 15 नेहरू नगर, रू, इन, ऑन, एट टू क्लियर हो गया। अब कुछ और जगह बताने वाले प्रीपोजिशंस देखते हैं। सबसे पहले है अंडर। इसका मतलब है नीचे। एग्जाम्पल्स, आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री, माई शूज आर अंडर द टेबल, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज।
नेक्स्ट है behind, मतलब पीछे. Examples: the garden is behind the house. The thief is hiding behind the wall. The car is parked behind the truck. अब between और among. Between बान जब सिर्फ दो चीजों या लोगों के बीच. Ram is sitting between Shyam and Mohan. Among जब दो से ज्यादा चीजों या लोगों के बीच. He was standing among the crowd. Distribute the sweets among the children. Test 1. Switzerland is ___ France, Germany and Italy. Answer: among. Test 2. My house is ___ the school and the hospital. Answer: between. अब टाइम ट्रेवल करते हैं. Prepositions of time. ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा. Simple triangle formula. In बड़ा टाइम, year/month/season. On day date, 80. Specific time. Example: I was born in 1990. My birthday is in October. We play cricket in the evening. Chalo exercise. India got independence ___ 1947. Reveal in 1947. On for days and dates. On Monday. On my birthday. On the 26th of January. Fill. The shop is closed ___ Sunday. Answer: on Sunday. At is for precise times. The movie starts at 9 p.m. I wake up at 6 a.m. Dhyan, in the morning, in the evening, but at night. A common exception to note. I will call you ___ 8 o'clock. Answer: at 8 o'clock. बढ़िया. जगह देख ली, समय देख लिया, अब चलो दिशा की तरफ. डायरेक्शन बताने वाले प्रीपोजिशंस सबसे इंपॉर्टेंट. टू और फ्रॉम. टू बताता है डेस्टिनेशन. आई एम गोइंग टू द मार्केट. वी आर गोइंग टू अ पार्टी. शी इज गोइंग टू स्कूल. कंप्लीट. एवरी डे आई गो ___ माई ऑफिस. आंसर: टू. फ्रॉम बताता है कहां से आ रहा है. आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट. फ्रॉम समय के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी यूज होता है. द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 a.m. to 9 p.m. Where are you coming ___? Answer: from. एकदम सही पकड़े हैं. अब थोड़े और काम के प्रीपोजिशंस. by और with. ये बताते हैं कि कोई काम किसके द्वारा हुआ या किस चीज से हुआ. Passive example: The Ramayana was written by Valmiki. This picture was painted by my sister. Travel use: by car, by bus, by train, by air. Example: I go to office by metro. With instrument: hard object. I write with a pen. He cut the apple with a knife. I opened the lock with a key. Or with ka matlab sat mein. I went to the park with my friends. Complete. The letter was delivered ___ the postman. Answer: by. Simple फंडा. इंसान के लिए by, चीज के लिए with. अब हम अपने आखिरी नए प्रीपोजिशन से मिलते हैं. for. सबसे कॉमन यूज, मकसद या वजह बताना के लिए. Example: This gift is for you. I am going to the market for buying vegetables. मैं सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूं. Duration: I have been waiting for 2 hours. She has lived in this city for 10 years. Complete. She is saving money ___ a new car. Answer: for. This medicine is ___ fever. Answer: for. This medicine is for fever. He has been sleeping ___ 8 hours. Answer: for. तो आज हमने प्रीपोजिशंस का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया. हमने जगह, समय और दिशा के हिसाब से प्रीपोजिशंस को अलग अलग करके समझा. अंदर, इन सतह पर, ऑन. स्पेसिफिक पॉइंट, 8D अंडर, नीचे. बिहाइंड, पीछे. बिटवीन, दो के बीच. अमंग, दो से ज्यादा के बीच. टिप 1: रोज इंग्लिश पढ़ो. न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक, इंटरनेट. ध्यान से प्रीपोजिशंस देखना. टिप 2: सुनो इंग्लिश मूवीज और गाने. कन्वर्सेशन में प्रीपोजिशंस कैसे आते हैं देखो. टिप 3: लिखो और बोलो. रोज छोटा पैराग्राफ लिखो. शीशे के सामने बोलो. गलती से मत डरो. छोटे छोटे स्टेप्स लो. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, चलो इंग्लिश कंजंक्शंस को सुपर इजी बनाते हैं. मैं इसे तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं. कंजंक्शंस वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं. उन्हें लैंग्वेज में ब्रिजेस की तरह सोचो. एंड बट और सबसे पहले कंजंक्शंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सबसे कॉमन होते हैं. फैन बॉयज याद रखो. फॉर एंड, नॉर, बट और येट.
सो तुम इनका इस्तेमाल वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए करते हो जो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफी। यहाँ एंड दो चीजों को जोड़ता है जो मुझे पसंद है। शी इज टायर्ड बट हैप्पी। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये एक मेन सेंटेंस को एक डिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ते हैं। बिकॉज ऑल्दो, इफ व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बिकॉज हमें रीजन बताता है। इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ एक कंडीशन दिखाता है। लास्टली, कोरिलेटिव कंजंक्शंस पेयर्स में आते हैं, आइदर और नाइदर, नॉर बोथ। एंड फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू विन और यू लर्न। देखा, दोनों पार्ट्स मैच करते हैं। तो तुम उनका इस्तेमाल कैसे करते हो? बस याद रखो, कंजंक्शन सिमिलर चीजों को लिंक करते हैं। हर दिन सिंपल सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मजेदार और आसान टॉपिक सीखने वाले हैं, इंटरजेक्शंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अचानक खुश, दुखी या हैरान होते हैं तो कुछ शब्द अपने आप निकल जाते हैं, जैसे कि वाओ, ओ नो, ये। बस इन्हीं शब्दों को हम इंग्लिश में इंटरजेक्शंस कहते हैं। ये शब्द हमारी फीलिंग्स को जाहिर करने का आसान और असरदार तरीका है। चलिए मेरे साथ जुड़िए, हम एग्जाम्पल्स और इस्तेमाल सीखेंगे। तैयार हो जाइए, इंग्लिश अब और एक्सप्रेसिव और मजेदार बनने वाली है। तो सबसे पहले इंटरजेक्शन की परिभाषा, यह एक शब्द या वाक्यांश है जो अचानक आई किसी भावना या प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये व्याकरण के बाकी हिस्सों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये अकेले भी खड़े हो सकते हैं। खुशी, दुख, आश्चर्य, दर्द, ये सभी इंटरजेक्शन से व्यक्त होते हैं। अक्सर इन्हें एक्सक्लेमेशन मार्क से लिखा जाता है। उदाहरण, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर आपका पैर टकरा जाए, आउच, दैट हर्ट्स। ये शब्द वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं करते, पर भावनाओं का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ते हैं। अब कुछ आम इंटरजेक्शंस उदाहरण देखते हैं, हिंदी अर्थ के साथ, ताकि आप जल्दी याद कर सकें। वाओ, वाह, वाओ, योर न्यू कार इज अमेजिंग। हरे, ये, हरे, वी वन द कॉम्पिटिशन। ये, tomorrow is a holiday. Yippee! Yippee! We are going to the amusement park. Oh no! Or nahi. Oh no, I forgot my wallet. Alas, afsos. Alas, the great leader is no more. Oops, oops, I spilled the water. Ouch, ouch, a bee stung me. Oh, so that's how you solve this. Eh? You are leaving tomorrow, eh? I'm not sure. I wanted to ask you something. चलो जल्दी से दोहराते हैं। वाओ, उप्स, आउच, ये, ओह नो। इनको अलाउड बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। इंटरजेक्शंस को वाक्य की शुरुआत में अक्सर कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भावना कितनी तीव्र है। अगर भावना बहुत तेज है तो वाओ, दैट पेंटिंग इज ब्यूटीफुल नए वाक्य की तरह शुरू होगा। अगर कम तीव्र है तो कॉमा, वेल, आई थिंक वी शुड लीव नाउ, या ओ, आई डिडंट नो यू वर हियर। आगे सेंटेंस स्मॉल लेटर से चलता है। इंटरजेक्शंस बीच में या तेलोस में भी आ सकते हैं। सो यू आर गोइंग टू द पार्टी, ए, या इट्स टाइम टू गो होम, अलास। कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर नियमों से ज्यादा ध्यान दें कि आपकी भावना सही तरीके से व्यक्त हो रही है। अभ्यास के साथ सही पंक्चुएशन का एहसास आ जाएगा। टिप 1, मूवीज और वेब सीरीज देखें और कैरेक्टर्स के इंटरजेक्शंस पर ध्यान दें, वे किस स्थिति में क्या बोल रहे हैं। टिप 2, अपनी फीलिंग्स के अनुसार एक छोटी लिस्ट बनाइए। ये, उप्स, वाओ, आउच, ओ नो, इसे कहीं चिपका दें। टिप 3, चैट करते समय और बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करें। शुरुआत में थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना इंटरजेक्शंस वो छोटे शब्द हैं जो बड़ी भावनाएं बताते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी फीलिंग्स बोलकर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेसन में। अरे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपका अपना कपिल आपको अंग्रेजी की एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो बिल्कुल शो के पंचलाइन जैसी है। अगर सही जगह ना पड़े तो सारा मजा खराब। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं पंक्चुएशन मार्क्स की। ये छोटे छोटे निशान जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क असल में अंग्रेजी के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। जैसे सिग्नल पर लाल बत्ती देखकर गाड़ी रुक जाती है, वैसे ही ये निशान हमें बताते हैं कि कब रुकना है, कब थोड़ा आराम लेना है, कब हैरान होना है। इनके बिना तो अंग्रेजी ऐसी लगेगी जैसे सिद्धू जी बिना शायरी के। सोचो, अगर मैं बिना रुके बोलता चला जाऊं तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये पंक्चुएशन है क्या भला?
सिंपल भाषा में ये वो स्पेशल साइंस हैं जो लिखी हुई अंग्रेजी को मतलब देते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे सबसे बड़े बॉस से, फुल स्टॉप। इसका काम बहुत सिंपल है, जैसे शो के एंड में मेरा बाय बाय बोलना। जब भी कोई बात पूरी हो जाए, एक सेंटेंस खत्म हो जाए, तो आखिर में ठप से ये फुल स्टॉप लगा दो। इसका मतलब है बस बात खत्म, अब आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज कैपिल, तो बात पूरी हो गई ना, तो इसके एंड में लगेगा फुल स्टॉप। अब आते हैं दूसरे बड़े साहब पर, जिनका नाम है क्वेश्चन मार्क। इनका काम है सवाल पूछना। जब भी आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछते हैं, तो सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? यहां हम कुछ पूछ रहे हैं, तो आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखा, शब्द वही है, बस पंक्चुएशन बदलने से पूरा टोन बदल गया। एक मजेदार टिप याद रखो, फुल स्टॉप को आप पीरियड भी कह सकते हैं, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में। और क्वेश्चन मार्क का काम तो उसके नाम में ही है, क्वेश्चन मतलब सवाल। तो ये दोनों सेंटेंस के एंड में आने वाले असली बॉस हैं। एक कहता है बात खत्म, दूसरा कहता है अब तुम बोलो। चलिए अब मिलते हैं पंक्चुएशन के छोटू पैकेट, बड़े धमाका से। कॉमा। कॉमा का काम है छोटा सा ब्रेक देना। इसके कई काम हैं। सबसे पहला, लिस्ट बनाने में मदद। मान लो, ऑन माई शो देयर इज मी, अर्चना जी, बाखा यादव, सपना। कॉमा ने सबको अलग अलग कर दिया। कॉमा का दूसरा काम, दो छोटे सेंटेंसेस को मिलाना। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट सम वेजिटेबल्स। ये छोटा सा पॉज देता है, जिससे पढ़ने वाले को आसानी होती है। सोचो अगर कॉमा ना होता तो सेंटेंस भागता जाता। तो कॉमा छोटा प्यारा आराम है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका काम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाना। बहुत खुश, बहुत हैरान, गुस्से में हो, चिल्ला रहे हो, जहां इमोशन वहां एक्सक्लेमेशन। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यहां फुल स्टॉप चलेगा। आई वन द लॉटरी, मैं लॉटरी जीत गया। टिप, हर बात पर एक्सक्लेमेशन मत लगाना। यूज सिर्फ जब सच में स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। कॉमा लिस्ट बनाता है, एक्सक्लेमेशन इमोशंस बताता है। छोटा ब्रेक, बड़ा इफेक्ट। अब थोड़े सीरियस पंक्चुएशन मार्क्स से मिलते हैं, पर घबराना नहीं। पहले है कोलन, यानी दो बिंदु एक के ऊपर एक। कोलन का काम है, अब देखो आगे क्या है बताना। ये एक तरह से पर्दा उठाता है। जब आपको कोई लिस्ट शुरू करनी हो या कोई एग्जाम्पल देना हो, तो कोलन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड 3 थिंग्स फॉर माई शो, अ स्टेज, अ माइक, अ लाफिंग ऑडियंस। देखा, 3 चीजें के बाद कोलन लगा और लिस्ट शुरू। कोलन का एक और काम, किसी बात को आगे एक्सप्लेन करना। फुल स्टॉप बात खत्म कर देता है। कोलन कहता है बात अभी खत्म नहीं और जानकारी आगे है। अब मिलते हैं इसके रिश्तेदार, सेमीकोलन। थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर है नहीं। इसकी शक्ल देखो, ऊपर एक बिंदु, नीचे एक कॉमा। फुल स्टॉप और कॉमा दोनों की थोड़ी पावर इसमें है। सबसे बड़ा काम, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना जो क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कैपिल टेल्स द जोक्स, द ऑडियंस लाफ्स। जब लिस्ट आइटम्स बड़े हों, सेमीकोलन बेस्ड है। आई हैव विजिटेड मुंबई, इंडिया, लंदन, यूके एंड न्यूयॉर्क, यूएसए। कोलन लिस्ट इंट्रोड्यूस करता है, सेमीकोलन कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट सॉर्ट करता है। ये राइटिंग को प्रोफेशनल लुक देता है। बस थोड़ा प्रैक्टिस और सेमीकोलन आपका दोस्त बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, शो के आखिर में जैसे मैं सारे गेस्ट्स को एक साथ स्टेज पर बुलाता हूं, वैसे ही चलो सारे पंक्चुएशन मार्क्स को एक साथ बुलाकर उनका काम रिवाइज कर लेते हैं। ये बिल्कुल फाइनल वाले पंचलाइन जैसा है, इससे सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले फुल स्टॉप, ये है सेंटेंस का दी एंड। जब बात पूरी, सेंटेंस खत्म, तो इसे लगा दो। दूसरा क्वेश्चन मार्क, ये है सवालों का किंग। जब भी कुछ पूछना हो, इसे आखिर में बुला लो। तीसरा कॉमा, ये है छोटा सा स्पीड ब्रेकर, लिस्ट बनाने के लिए या 2 छोटी बातों को जोड़ने के लिए। चौथा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है हमारी ड्रामा क्वीन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जोश, हैरानी या गुस्सा दिखाने के लिए। पांचवा कोलन, पर्दा उठाता है। छठा सेमीकोलन, 2 क्लोज फ्रेंड्स को मिलाता है। ये छोटे छोटे निशान आपकी अंग्रेजी में वही काम करते हैं जो मसाले खाने में करते हैं, स्वाद लाते हैं, मतलब लाते हैं। इनके बिना अंग्रेजी लिखना मतलब बिना नमक की दाल। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इनके एक्सपर्ट बन जाओगे और फिर देखना, लोग आपकी लिखी हुई अंग्रेजी पढ़कर कहेंगे वाह क्या बात है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सही जगह पर सही पंक्चुएशन लगाते रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग डरते हैं। ये टॉपिक है टेंसेस। अरे डरने जैसी कोई बात नहीं है,
ये बहुत ही आसान है, इतना आसान कि आप कहेंगे अरे टेंस का मतलब होता है समय या काल। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो बताते हैं कि कोई काम अभी हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। बस इसी को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा की आत्मा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधी अंग्रेजी सीख ली। ये कोई बड़िढा पहाड़िढा नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा मजेदार रास्ता है जो आपको अंग्रेजी की दुनिया में बहुत आगे ले जाएगा। टेंस हमें यह बताता है कि कोई भी काम किस समय में हुआ, बस यही 3 बातें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। इसका हिंदी में मतलब है वर्तमान काल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उस समय के बारे में बात करता है जो अभी है, जो प्रेजेंट है। जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं जो अभी हो रही है या रोज होती है या एक सच है, तो हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये काम अभी हो रहा है इसी पल में, तो ये प्रेजेंट टेंस है। सूरज पूरब से उगता है, ये एक सच है जो कभी नहीं बदलता। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, इसे हम प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। या रोज होती आदतें, वो भी प्रेजेंट टेंस हैं। जब भी आप है, हूं या हो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज्यादातर प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे होते हैं। वह एक अच्छा लड़ेडिया का है, तुम मेरे दोस्त हो। वे लोग मेहनत करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब सिर्फ वही काम है जो ठीक इसी सेकंड में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें वो चीजें भी आती हैं जो आजकल हो रही हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ये टेंस आपके आज को, आपके इस दौर को दिखाता है। जो अभी है, जो सच है, जो आपकी आदत है, वो सब प्रेजेंट टेंस है। आसान है। अब हम प्रेजेंट टेंस को कुछ ऐसे उदाहरणों से समझेंगे जो आप अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आप ब्रश करते हैं, आई ब्रश माई टीथ। आप नाश्ता करते हैं, आई ईट माई ब्रेकफास्ट। माँ खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड। अगर आपका भाई टीवी देख रहा है, माई ब्रदर इज वॉचिंग टेलीविजन। अगर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। जो भी काम अभी और इसी वक्त हो रहा है, उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये टेंस आपकी जिंदगी का अभी वाला हिस्सा है। आप इसे जी रहे हैं, बस इसे पहचानिए और बोलिए। अब चलते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण टेंस पर, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ये उस समय की बात करता है जो बीत चुका है, जो गुजर गया है। मैं कल दिल्ली गया था, यहां गया था बता रहा है कि यह काम कल हुआ और खत्म हो गया। ये टेंस हमारी यादों, कहानियों और इतिहास का टेंस है। था, थे, थी। पास्ट टेंस के इशारा शब्द ज्यादातर क्रियाओं में ईड लगाए, प्ले, प्लेड, पर कुछ क्रियाएं अलग होती हैं। गो, वेंट, ईट, एट। घबराइए मत। कल मैं बाजार गया था। यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। मैंने वहां से कुछ सब्जियां खरीदी। आई बॉट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम देयर। फिर मैं अपने दोस्त से मिला। देन आई मेट माई फ्रेंड। जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादा दादी के गांव जाता था। ये सारी बातें आपके बचपन की मीठी यादें हैं। इसे सीखना मतलब अपनी यादों को शब्दों में पिरोना सीखना है। रटने की जरूरत नहीं, कहानी सुनाइए, अनुभव बताइए। नेचुरल प्रैक्टिस से याद होगा। आपकी हर कहानी, हर याद, हर बीता हुआ पल पास्ट टेंस में कैद है। बस उसे बोलने की आदत डालिए। अब हम आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टेंस पर, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ये टेंस हमें उस समय के बारे में बताता है जो अभी आया नहीं है, जो आने वाला है। जो कुछ भी गा, गे, गी पर खत्म होता है, वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर में आपको बस 2 शब्द याद रखने हैं, विल और शैल। ज्यादातर विल की ही जरूरत पीडीडी होती है। विल के बाद क्रिया का पहला रूप लगाइए, बस वाक्य तैयार। आई विल गो, यू विल प्ले, शी विल सिंग। फ्यूचर टेंस सिर्फ पक्की योजनाओं के लिए नहीं, ये इरादा, वादे और भविष्यवाणियों के लिए भी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं एक दिन एक सफल इंसान बनूंगा, आई विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन वन डे। आई विल प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स दिस इवनिंग, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। माई फैमिली विल गो ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट मंथ, आई विल बाय अ न्यू फोन विद माई नेक्स्ट सैलरी। इसे सीखना मतलब अपने सपनों को आवाज देना है। बस अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए और विल का इस्तेमाल कर दीजिए। कितना आसान और पावरफुल है ये। दोस्तों, हमने तीनों टेंसेस समझ लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहला तरीका है
सोचना। जो भी काम कर रहे हैं मन ही मन अंग्रेजी में सोचिए। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर। दूसरा तरीका है बोलना। शीशे के सामने खेडी वो हो जाइए और अपने आप से बातें कीजिए। तीसरा तरीका है सुनना और पढ़ना। आसान अंग्रेजी के कार्टून, फिल्में और बच्चों की किताबें मदद करेंगी। चौथा तरीका है लिखना। रोज रात को 5-10 लाइनों में दिन भर लिखा कीजिए। पास्ट और फ्यूचर दोनों की प्रैक्टिस होगी। शुरू में आप अटकेंगे, गलतियां करेंगे, पर यह ठीक है। लगातार प्रैक्टिस से आपकी जुबान को आदत हो जाएगी। रोज प्रैक्टिस कीजिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना। गलतियों को दोस्त बनाइए, उन्हें सुधारिए। हर कोशिश आपको बेहतर बनाएगी। खुद पर विश्वास कीजिए और कहिए आसान है। ठीक है, चलो इंग्लिश आर्टिकल्स को सबसे आसान तरीके से समझते हैं। ट्रस्ट मी, इन 3 मिनट्स के बाद आपको ए, एन और डी को लेकर दोबारा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स छोटे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं। ये हमें चीजों के बारे में जनरली या पर्टिकुलरली बात करने में हेल्प करते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। बस चलो ए और एन से स्टार्ट करते हैं। इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। हम इन्हें तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे होते हैं या जब वह कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती। ए को उन वर्ड्स से पहले यूज करो जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे ए कैट, अ बॉल, अ टीचर। एन को उन वर्ड्स से पहले यूज करो जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर। नोटिस करो मैंने एन आवर कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवर में एच साइलेंट होता है, तो यह वॉवेल जैसा साउंड करता है। क्विक टिप, ये लेटर के बारे में नहीं है, ये साउंड के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। लेकिन अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि भले ही ये यू से स्टार्ट होता है, ये यू जैसा साउंड करता है। अब दे के बारे में बात करते हैं। इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। दे को तब यूज करो जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आप और सुनने वाला दोनों जानते हो। द कैट ऑन द रूफ, द बुक यू गेव मी, द सन। सिर्फ एक ही सन है, इसलिए हम दे यूज करते हैं। यहां एक क्विक शॉर्टकट है, आ या एन यूज करो जब आपके सुनने वाले को नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। द यूज करो जब उन्हें पता हो। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज ब्राउन, शी वांट्स एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज ऑन द टेबल। ठीक है, यहां एक क्विक रिकैप है। ए एंड, जनरल या पहली बार, द स्पेसिफिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपके अपने कपिल का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक मजेदार टॉपिक एक्टिव और पैसिव को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं प्रोफेसर बनके बोर करने नहीं आया। बस सिंपल एग्जाम्पल्स और मजेदार अंदाज। रोड मैप, पहले एक्टिव, फिर पैसिव, फिर कन्वर्जन ट्रिक और आम गलतियां। सोचिए, यह ग्रामर एक दाल है। तड़ाके से मजा आता है, सही वॉइस से आपकी इंग्लिश टेस्टी लगेगी। सही जगह एक्टिव या पैसिव का इस्तेमाल आपकी बात को वजन देता है। चाहे स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो या अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ग्रामर का रोलर कोस्टर शुरू। मैं वादा करता हूं अंत तक आप मास्टर बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से। सीधी बात, नो बकवास, एक्टिव। तो दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव मतलब काम करने वाला। सब्जेक्ट हीरो होता है। जब सब्जेक्ट काम करता है वह एक्टिव कहलाता है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सबसे आगे, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कपिल ने जोक सुनाया, जैसे रैम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हीरो कौन? बच्चे। कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपनी हीरो। तो याद रखिएगा, जब काम करने वाले को हाईलाइट करना हो, एक्टिव वॉइस यूज कीजिए। यह आपकी बात को पावरफुल बनाता है। यह था एक्टिव वॉइस, बिल्कुल सीधा और क्लियर। अब चलिए मिलते हैं थोड़े टेढ़े भाई, पैसिव वॉइस। अब बारी है हमारे दूसरे किरदार की। पैसिव वॉइस, यह सीधी बात नहीं करता, थोड़ा घुमा के कहता है। पैसिव में हीरो काम हुई हुई चीज होती है। ऑब्जेक्ट फोकस्ड। स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। एक्टिव, कपिल ने जोक सुनाया। पैसिव, जोक कपिल के द्वारा सुनाया गया। पैसिव यूज करते हैं जब करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं या पता नहीं हो। मेरी जेब कट गई, किसने किया? पता नहीं, इसलिए फोकस जेब पर। एग्जाम्पल, एन एप्पल इज ईटन बाय रैम।
ऑब्जेक्ट पे फोकस, न्यूज रिपोर्ट्स, साइंटिफिक राइटिंग, फॉर्मल नोटिसेस। पैसिव बहुत यूज होता है, जैसे यह लेटर पोस्ट कर दिया गया है, काम इंपॉर्टेंट, करने वाले नहीं। पैसिव आपकी राइटिंग को फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड बनाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, एक्टिव को पैसिव में बदलने का जादू। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं, अदला बदली, वर्ब फॉर्म चेंज, V3 और बाय लगाओ। पहला स्टेप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्वैप कर दीजिए। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर को स्टार्ट पे ले आइए। दूसरा स्टेप, वर्ब को थर्ड फॉर्म V3 बनाइए और हेल्पिंग वर्ब ऐड कीजिए। इस /am/r/was/were/has/have/been/being। She writes a letter. A letter is written by her. तीसरा स्टेप, ओल्ड सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड में बाय के साथ रखिए। She, her, he, him, I, me. Full. A letter is written by her. देखा कितना आसान। वाइस वर्सा के लिए बस उल्टा कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बाय हटा दीजिए और वर्ब फॉर्म वापस लाए। क्विक प्रैक्टिस। He broke the glass. The glass was broken by him. They play the song. The song is played by them. 3 स्टेप्स याद रख लो, अदला बदली, V3 प्लस हेल्पिंग वर्ब, बाय। अब प्रैक्टिस करते हैं। अब कुछ सिंपल फंडे जो हमेशा याद रहेंगे। पहला फंडा, हीरो कौन है? सेंटेंस पढ़ कर पूछो। अगर काम करने वाला है, एक्टिव, अगर एक्शन, पैसिव। दूसरा फंडा, V3, पैसिव का सबसे पक्का साइन। राइट, written, eat, eaten, play, played। हेल्पिंग वर्ब टेंस और न्यू सब्जेक्ट के नंबर से मैच होगा। इस /am/r/was/were/has/have/been/being। तीसरा फंडा, बाय, अक्सर एजेंट बताता है। अगर बाय हो, पैसिव होने का बीडेड चांस, लेकिन एजेंट अगर अननोन हो तो बाय नहीं भी होता। माई वॉलेट वॉज स्टोलन। चौथा फंडा, प्रैक्टिस, रोज 5 एक्टिव, पैसिव और 5 पैसिव एक्टिव कीजिए। न्यूज़पेपर्स और स्टोरी बुक्स यूज कीजिए। ग्रामर साइकिल चलाने जैसा है, शुरू में डर, फिर बैलेंस और आप मास्टर। फ्लैश कार्ड्स, स्टिकी नोट्स एंड लिटिल क्यूज। V3 बाय हीरो गेम चेंजर है। याद रखो, हीरो, V3 बाय प्रैक्टिस। अब चलिए उन आम गलतियों पे नजर डालते हैं जो पॉट होल्स हैं। चलिए दोस्तों, अब आम गलतियों से बचने के तरीके। सबसे कॉमन, हेल्पिंग वर्ब गलत लगाना जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो। एक्टिव, I am writing letters. Wrong. Letters is being written by me. सही, letters are being written by me. दूसरी गलती, verb की wrong form. He broke the glass. Correct passive. The glass was broken by him. तीसरी गलती, by के बदले from या with का गलत इस्तेमाल। सही, the story was written by him. हर sentence passive नहीं बनता। Intransitive verbs, he sleeps, का object ही नहीं होता। Practice time 1, she writes the report. 2, the chef cooked the food. 3, they will finish the task. आप इनको पैसिव में बदलिए। रोज थोड़ा प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर से सेंटेंसेस निकालो और कन्वर्ट करो। गलती से डरो मत और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। हंसते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। सब्सक्राइब करिए, प्रैक्टिस चैलेंज करके कमेंट में भेजिए। म्यूजिक, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। नमस्ते दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक सीखने वाले हैं, मॉडल्स। अरे घबराइए नहीं, नाम मुश्किल लगता है पर आसान है। सोचिए, अगर आपको किसी से पूछना हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या कहना हो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यही मॉडल्स हमारी मदद करते हैं। मॉडल्स ऐसे खास सहायक क्रिया होते हैं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य का मूड बताते हैं। संभावना, क्षमता, सलाह, अनुमति, इनके बिना हमारी इंग्लिश अधूरी और रोबोट जैसी लगेगी। तो ये मॉडल्स हैं कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी की क्षमता या योग्यता बतानी होती है। इसके हिंदी में मतलब होता है सकता है या सकती है। जब आप कोई काम कर सकते हैं तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन रन फास्ट, यानी मैं तेजी से दौड़ सकता हूँ। शी कैन सिंग वेरी वेल, यानी वह बहुत अच्छा गा सकती है। कैन का इस्तेमाल हम अनौपचारिक तरीके से अनुमति लेने या देने के लिए भी करते हैं। कैन आई यूज योर पेन, यानी क्या मैं तुम्हारा पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आते हैं कुड पर। कुड असल में कैन का पास्ट टेंस यानी भूतकाल का रूप है। When I was young, I could climb trees, यानी जब मैं छोटा था मैं पेड़ पर चढ़ा सकता था। Could you please pass the salt,
यानी क्या आप कृपया नमक पास कर सकते हैं। इट कुड रेन टुमारो, यानी कल बारिश हो सकती है। चलिए कैन और कुड के बीच का अंतर समझते हैं। कैन वर्तमान की क्षमता और मजबूत संभावना दिखाता है, जबकि कुड भूतकाल की क्षमता और कमजोर संभावना दिखाता है। दोस्तों के साथ कैन ठीक है, बड़े डहों अनजान लोगों के साथ कुड ज्यादा विनम्र है। कैन आई बोरो योर बाइक? कुड आई लीव अर्ली टुडे? अब हम विल और वुड को समझते हैं। विल और वुड दो अलग तरीके जल्दी सीखते हैं। विल का सबसे आम इस्तेमाल भविष्य की घटनाओं या वादों के लिए होता है। जब हम किसी काम को करने का पक्का इरादा रखते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो, यानी मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। इंडिया विल विन द मैच, यानी भारत मैच जीतेगा। ही सेड आई विल गो। ही सेड दैट ही वुड गो। वुड यू लाइक सम टी? यानी क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे? यह डू यू वांट टी से ज्यादा विनम्र है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। विल और वुड में मुख्य अंतर उनकी निश्चितता और विनम्रता के स्तर में है। विल ज्यादातर निश्चितता और सीधेपन को दर्शाता है, जबकि वुड विनम्रता, संभावना और काल्पनिक स्थितियों को दर्शाता है। What would you like to order, sir? मेहमान, It's a bit cold in here, यानी यहाँ थोड़ी ठंड है। मेजबान, Oh, I will close the window, यानी ओह मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। मेजबान, Would you like a blanket? यानी क्या आप एक कंबल लेना चाहेंगे? मेहमान, Yes please, that would be great. अब हम मे और माइट के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मे का प्रयोग दो मुख्य स्थितियां। पहला, अनुमति मांगना या देने के लिए। मे आई कम इन टीचर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ टीचर? यस यू मे कम इन। द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। विजुअल कंपेयर मे रेन और यहाँ माइट रेन। माइट का प्रयोग भी संभावना के लिए होता है, पर यह मे की तुलना में कम संभावना दिखाता है। ही माइट कम टू द पार्टी बट आई एम नॉट श्योर। मुख्य अंतर, मे 50% संभावना, जबकि माइट 20-30% संभावना। I may go to the market. I might go to the market. Where is Rohan? I am not sure. He may be in the library. He might come, but he said he was very busy today. अब हम तीन बहुत जरूरी मॉडल्स पर आते हैं, must, should और ought to. Must, should, ought to, must का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी या अनिवार्य हो। यह एक मजबूत बाध्यता या जरूरत को दिखाता है। You must wear a helmet while riding a bike. यह एक कानून है, इसलिए यह अनिवार्य है। शुड का इस्तेमाल हम सलाह या सुझाव देने के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्थी फूड, तुम्हें सेहतमंद खाना खाना चाहिए। ऑट टू का इस्तेमाल भी शुड की तरह सलाह या नैतिक कर्तव्य बताने के लिए होता है। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बीडी डिडों का सम्मान करना चाहिए। तो इन तीनों में क्या अंतर है? मस्ट सबसे मजबूत है, यह अनिवार्यता दिखाता है। शुड एक सामान्य सलाह है जो करना अच्छा है। ऑट टू में नैतिक कर्तव्य का भाव थोड़ा ज्यादा होता है। उदाहरण, यू मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, यह एक आदेश है। यू शुड वर्क हार्डर टू गेट गुड मार्क्स, यह एक सलाह है। यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। दोस्त, यू शुड सी अ डॉक्टर। चलिए अब शैल को समझते हैं, जो अक्सर विल के साथ कंफ्यूजन पैदा करता है। पुराने जमाने में शैल का इस्तेमाल भविष्य के लिए आई और वी के साथ होता था। आई शैल गो टू लंदन। लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में विल अधिक आम हो गया है। तो फिर शैल आज कहाँ होता है? दो स्थितियां, सुझाव, प्रस्ताव और औपचारिक, कानूनी। सुझाव, शैल आई वी, जैसे शैल आई ओपन द विंडो, शैल वी गो फॉर अ मूवी, ये सुझाव है। औपचारिक उपयोग, कॉन्ट्रैक्ट में शैल इक्वल साइन मस्ट। द एम्प्लॉई शैल रिपोर्ट टू द मैनेजर एवरी डे। संक्षेप में, बोलचाल में भविष्य के लिए विल इस्तेमाल करें। शैल तब करें जब आई वी से सुझाव दे रहे हों या आधिकारिक दस्तावेज में। शैल वी ऑर्डर पिज्जा, शैल वी डांस, सजेशन वर्सेस विल यू डांस विद मी, रिक्वेस्ट। अब हम दो और दिलचस्प मॉडल्स की बात करते हैं, नीड टू और डेयर टू। नीड टू, डेयर टू। नीड टू का मतलब है करने की जरूरत है। यह मस्ट जितना मजबूत नहीं होता। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क खत्म करने की जरूरत है। यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें और पानी पीने की जरूरत है। मॉडल जैसा, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आजकल यू डोंट नीड टू वरी ज्यादा बोले जाते हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, यह पूछने के लिए कि किसी में हिम्मत है या नहीं। डू यू डेयर? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आई डेयर नॉट गो देयर, मेरी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर यू टू स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तुम्हें नदी तैरकर पार करने की चुनौती देता हूँ। तो नीड टू आपकी जरूरत बताता है और डेयर टू आपकी हिम्मत। एक आपके लिए क्या जरूरी है और दूसरा आप क्या करने का साहस रखते हैं। इनका इस्तेमाल आपकी बातचीत को और भी भावपूर्ण बना सकता है। मॉडल सीखते समय कुछ आम गलतियां होती हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी गलती है मॉडल वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल करना। आई कैन टू स्विम कहना गलत है, सही आई कैन स्विम। यू मस्ट गो गलत है, सही है यू मस्ट गो। दूसरी आम गलती है मॉडल वर्ब के साथ एस लगाना जब सब्जेक्ट ही स्लैश शी स्लैश इट हो। ही प्लेज क्रिकेट, सामान्य क्रिया में एस लगेगा पर मॉडल के साथ नहीं। ही कैन प्ले क्रिकेट। शी शुड स्टडी गलत है, सही है शी शुड स्टडी। मॉडल वर्ब्स कभी बदलते नहीं। तीसरी गलती है दो मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल करना। आई विल कैन कम टुमारो गलत है, सही आई विल बी एबल टू कम टुमारो। चौथी गलती है मॉडल्स का पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी लगाना, जैसे कैंड या विल्ड गलत है। कुछ मॉडल्स के अपने पास्ट फॉर्म्स होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट। बाकी मॉडल्स के पास्ट मीनिंग के लिए हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करें, जैसे यू शुड हैव टोल्ड मी, यू मस्ट हैव बीन टायर्ड, तुम जरूर थक गए होगे। इन नियमों को ध्यान में रखने से आप मॉडल्स का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी बोलचाल बेहतर होगी। मॉडल्स को हमेशा के लिए याद रखना मुश्किल लग सकता है, पर कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहला और मजेदार तरीका है फिल्मों और गानों के जरिए सीखना। इंग्लिश फिल्में देखें और ध्यान दें कि किरदार बातचीत में मॉडल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका है जोडियों में सीखना। मॉडल्स अक्सर जोडियों में आते हैं। कैन, कुड क्षमता, वर्तमान और भूतकाल, विल, वुड निश्चितता और विनम्रता, मे, माइट ज्यादा और कम संभावना। तीसरा तरीका है अभ्यास। रोजाना मॉडल्स का इस्तेमाल करने का प्रयत्न करें। कैन यू पास द बुक? वुड यू लाइक सम कॉफी? वी शुड गो फॉर अ वॉक, इट माइट रेन टुडे। आप अपने दिन के कामों में मॉडल्स लिखकर भी अभ्यास कर सकते हैं। आई मस्ट फिनिश माई रिपोर्ट, आई शुड कॉल माई फ्रेंड। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही ये आपकी जुबान पर चढ़ेंगे। धैर्य और प्रैक्टिस से आप मॉडल्स के मास्टर बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत मजेदार और जरूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन भी कहते हैं। भाषा का मतलब क्या है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। बात पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। तरीका 1 सीधा, जैसा कहा वैसा बता देना। तरीका 2 घुमा फिराकर अपने शब्दों में बताना। यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी की कही बात हूबहू बिना बदलाव बताना। डायरेक्ट स्पीच इसमें बात इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रहती है। उदाहरण, रमेश ने कहा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर आप टीचर से यही कोट करके बताएं, यह डायरेक्ट स्पीच है, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सार को अपने शब्दों में बताना, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का सबसे बेडेढ़ा अंतर यह है कि बात को प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है। डायरेक्ट स्पीच में आप एक तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह काम करते हैं। जो बोला गया आपने ठीक वैसा ही दोहरा दिया। इसमें बोलने वाले के असली शब्द होते हैं और इसीलिए हम उन शब्दों को इन्वर्टेड कॉमर्स लगाकर बाकी वाक्य से अलग कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी नाटक का स्क्रिप्ट पियाज रहे हों, जहां हर किरदार का संवाद ठीक वैसा ही लिखा होता है जैसा उसे बोलना है। डायरेक्ट शीला ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। यहाँ शीला के मुंह से निकले शब्द हैं मैं बाजार जा रही हूँ। जब आप किसी की बात पर जोर देना चाहते हैं या यह दिखाना चाहते हैं कि यह मेरे शब्द नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के शब्द हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच में आप रिपोर्टर या कहानीकार बन जाते हैं। आप घटना को अपनी नजर से अपने शब्दों में बयान करते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं होते। इनडायरेक्ट शीला ने कहा कि वह बाजार जा रही थी। मैं की जगह वह हो गया और टेंस भी प्रेजेंट से पास्ट में बदल गया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच का ही इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना।
रिपोर्टिंग वर्ब वह क्रिया है जो बताती है कि बात किसने और कैसे कही, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड इत्यादि। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी सुनने वाला नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं, लेकिन अगर सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। डायरेक्ट ही सेड आई एम एन इंजीनियर, इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही वाज एन इंजीनियर, डायरेक्ट ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय। यह नियम याद रखना बहुत जरूरी है कि टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं लगता। टोल्ड का मतलब ही होता है किसी को बताया, इसलिए उसमें टू पहले से ही शामिल होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो उसे टेल या टेल्स में बदलते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलते। यह एक्सेप्शन याद रखें, टेंस बदलने का नियम तभी लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पीछे चलता है। सारांश, सेड तभी बदलता है जब उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, सेड के साथ ऑब्जेक्ट टोल्ड। अब आगे चलते हैं और टेंस बदलने के नियम विस्तार से देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय टेंस का बदलाव सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। यह नियम तभी लागू होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड या टोल्ड। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रेजेंट टेंस है वह अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। सिंपल प्रेजेंट बदलता है सिंपल पास्ट में। डायरेक्ट, ही सेड आई राइट अ लेटर, इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में। डायरेक्ट, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। डायरेक्ट, they said we have won the match. Indirect, they said that they had won the match. Simple past को past perfect में बदल दिया जाता है, past continuous को past perfect continuous में। past perfect और past perfect continuous में कोई बदलाव नहीं होता। future tense में will को would में बदल दिया जाता है, shall को should या would में बदला जा सकता है, जैसे I will go बन जाता है he would go। थोड़ा कठिन लगता है पर प्रैक्टिस से आसान हो जाता है, बस टेंस की सीढ़ी पर एक कदम पीछे जाए। रूल नंबर 3, प्रोनाउन को बदलना सीखें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का बदलाव बहुत ध्यान से करना होता है। प्रोनाउन को बदलने का प्रसिद्ध और आसान नियम है SON, S सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, N नो चेंज। S रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे I, we, me, my, yours, our बदलकर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। डायरेक्ट रैम सेड I am doing my work. Indirect Ram said that he was doing his work. O reported speech का second person pronoun जैसे you, your बदलकर reporting verb के object के अनुसार होता है। Direct he said to me, you have done your job. Indirect he told me that I had done my job. N third person pronoun जैसे he, she, it, they में कोई बदलाव नहीं होता। Direct she said, he is a doctor. Indirect she said that he was a doctor. जब pronoun बदलें तो अपने आप से पूछें, कौन सा person है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? इन तीनों सवालों के जवाब मिलते ही आपका प्रोनाउन कभी गलत नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू हो तो आपको भाव के अनुसार एमी या हिम मान लेना चाहिए। मान ले और फिर वाक्य बनाकर चले। रूल नंबर 4, समय और स्थान बताने वाले शब्दों का बदलाव। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो समय और स्थान दिखाने वाले शब्द भी बदलते हैं। उदाहरण, आज बाद में उस दिन बन जाता है और यहां बाद में वहां बन जाता है। नाउ, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट। नाउ यानी अभी बदल जाता है, देन यानी तब में, हियर यानी यहां बदल जाता है, देयर यानी वहां में। दिस, दैट, दीज, दोज, डायरेक्ट। He said, I will go to Delhi tomorrow. Indirect. He said that he would go to Delhi the next day. Direct. She said, my father came yesterday. Indirect. She said that her father had come the previous day. Direct. The teacher said, I will teach this chapter today. Indirect. The teacher said that he would teach that chapter that day. यह सूची परीक्षा में जरूरी आती है, इन्हें याद करें और उदाहरणों के साथ प्रैक्टिस करें। Interrogative sentences यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। प्रथम प्रकार वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, इनका जवाब हां या ना में हो सकता है। दूसरा प्रकार व्हिच शब्दों जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन,
वेयर हु से शुरू होते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग अ बुक। रिपोर्टेड वर्ब को आस्क्ड में बदलें। इन्वर्टेड कॉमर्स हटने पर इफ या वेदर लगाते हैं। वाक्य को सामान्य कथन में बदलें। डायरेक्ट, शी सेड टू हिम, डू यू नो मी? इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड हिम वेदर ही न्यू हर। डायरेक्ट, he said to her, what are you doing? Indirect, he asked her what she was doing. Direct, I said to the stranger, where do you live? Indirect, I asked the stranger where he lived. Recap, yes, no questions use if whether, वो questions keep the why word. अच्छा, अब चलते हैं अगली स्पेशल केस की ओर। Imperative और exclamatory sentences, आज्ञा और विस्मय। इन वाक्यों में भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। रिपोर्टिंग वर्ब said को भाव के अनुसार बदलना पहला कदम है। वाक्य पार आज कर समझें, क्या यह आदेश है, अनुरोध है, सलाह है या आश्चर्य? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, गो, कम, सिट डाउन। इन्हें बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब भाव अनुसार जैसे ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड रखिए। इन्वर्टेड कॉमर्स हटाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। नकारात्मक में नॉट टू होता है। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सिट डाउन। इनडायरेक्ट, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। Direct, he said to me, please help me. Indirect, he requested me to help him. Exclamatory sentences, भाव से भरे होते हैं जैसे alas, hurrah, oh। इनमें reporting verb said को exclaimed with joy/sorrow/wonder जैसे बदला जाता है। Direct, the player said, hurrah, we have won the match. Indirect, the players exclaimed with joy that they had won the match. Direct, he said, what a beautiful sight. Indirect, he exclaimed with wonder that it was a very beautiful sight. Section 9, Conclusion, परीक्षा के लिए जरूरी टिप्स और ट्रिक्स। तो अब तक हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लगभग सभी जरूरी नियमों को समझ लिया है। सबसे पहली और जरूरी टिप है कि वाक्य को ध्यान से पढ़ें और पहचानें कि वह किस प्रकार का है। सामान्य कथन, प्रश्न, आज्ञा या विस्मय। वाक्य का प्रकार पहचानते ही आपके दिमाग में सही नियम आ जाना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट द SON रूल। यह प्रोनाउन बदलने में आपकी सबसे बीडीडी मदद है। टेंस का ध्यान रखें। टेंस तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। स्पेशल केसेस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन पर विशेष ध्यान दें। यस, नो क्वेश्चंस में इफ, वेदर, विच, क्वेश्चंस में वेच वर्ड बनाकर रखें। कमांड्स में टू प्लस वर्ब का उपयोग। हर नियम के कम से कम 20 या 10 उदाहरण खुद से बनाकर सॉल्व करें। अभ्यास ही सबसे बड़ी ट्रिक है। पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें और अपनी गलतियां सुधारें। जितना अधिक आप वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रूल्स को बार बार दोहराइए और वे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप लगन से मेहनत करेंगे तो नरेशन के एक्सपर्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक।